डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट आपका नो द लॉ चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम कई दिनों से सीपीसी पर चर्चा कर रहे हैं और पहले सीआरपीसी को कंप्लीट किया था। तो हमने सेक्शन 26 सीपीसी को पढ़ा। सेक्शन 26 सीपीसी के साथ ये भी पढ़ा और मैंने बताया कि ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को पढ़ना अनिवार्य है। यदि उनको नहीं पढ़ा जाए तो सेक्शन 26 कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये सारे सेक्शन और ये सारे ऑर्डर्स इस सेक्शन की पूर्ति करते हैं। ये इसके साथ पढ़ने अनिवार्य है। अब ऑर्डर 2 को हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑर्डर 1 और उसके नियमों को पढ़ा। तो ऑर्डर 2 को पढ़ने से पहले मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स की बात है, वो राज्य के लिए ही नहीं अपितु सारे न्यायालय और पक्षकारों के लिए भी हितकर नहीं है। इससे जहाँ सरकार का खर्च बढ़ता है, वहाँ न्यायालयों पर भी काम का बोझ बढ़ता है। बार बार एक ही बात के कारण पक्षकारों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस सारे को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर 2 की रचना की गई है और सीपीसी में सेक्शन 10 रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11 रेस सब जुडिस सेक्शन 10 और सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा और सेक्शन 12 बार ऑफ फर्दर सूट्स के प्रावधान भी दिए गए हैं। उसी श्रृंखला में ऑर्डर 2 दिया गया है। अब हम ऑर्डर 2 के बारे में पढ़ते हैं कि वाद के में कौन कौन से अनुतोष शामिल किए जाने चाहिए। ऑर्डर 2 रूल 1 कहता है कि वो सारे सारे अनुतोष जो प्रत्येक वाद का फ्रेम किया जाना के लिए ज़रूरी है, यानी प्रत्येक वाद का इस तरह से फ्रेम किया जाना चाहिए कि विवादित विषय का फाइनल डिसीजन करने का आधार प्राप्त हो और संपूर्ण अतिरिक्त मुकदमेबाजी ख़त्म हो। यानी सारी मुकदमेबाजी जो है इस तरीके से सूट का फ्रेम किया जाना चाहिए कि अनेक मुकदमेबाजी ना होकर के एक में ख़त्म हो जाए। जितने वाद हेतु हमें प्राप्त हैं उस बात के बारे में वो सारे के सारे इकट्ठे किए जा सकते हैं। मुकदमे की बाहुलता को रोकने के लिए सही कदम क्या है कि जहां वादियों का वाद कारण से कई अनुतोष पैदा होते हैं, वहां सब की मांग उसी मुकदमे में कर लेनी चाहिए। और इसके ऊपर AIR 1970 त्रिपुरा पेज 89 सतीश चंद्र घोष बनाम शरद मंगलादत्त का केस जो है अनिवार्य और इम्पोर्टेंट है। अब ऑर्डर 2 रूल 2 क्या कहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझें। हर मुकदमे में वो पूरा दावा होगा जिससे वाद कारण की बाबत करने के लिए वादी को अधिकार है। यानी जहाँ पर वादी की जो एंटाइटलमेंट बनती है, उस एंटाइटलमेंट के लिए हर मुकदमे को तब पूरा समझा जाएगा जब वाद कारण की बाबत जो वादी को अधिकार है वो सारी बात उसमें शामिल कर ली जाती हैं। यदि किसी कारण से वादी ने कोई चूक कर दी या कोई भाग छोड़ दिया तो वह छोड़ तो सकता है, किंतु उसके बाद उस अनुतोष के बारे में कोई भी मुकदमा नहीं कर सकता। ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 2 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुने कि हर मुकदमे में वे सारे अनुतोष शामिल होंगे जो वादी वाद हेतु के कारण प्राप्त करने का हकदार है, किंतु वादी अपने दावे में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लेने के लिए अपने दावे के किसी भाग को छोड़ सकता है। जो उसने छोड़ दिया उस संबंध के में वह वाद दायर नहीं कर सकेगा। और इसके ऊपर 2008-2 अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 755 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। रिलीफ अवेलेबल बट नॉट क्लेम्ड
कैन नॉट बी क्लेम्ड इन सबसिक्वेंट सूट। तो ये इम्पोर्टेंट केस आपको मैंने बताया, इसको आप नोट कर लें। अब ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक रिलीफ के लिए हकदार है। वो उन सारे अनुतोषों या उनमें से किसी एक के लिए मुकदमा कर सकता है। यदि न्यायालय की अनुमति के बिना उसके बाद किसी अनुतोष के लिए वो मुकदमा करता है तो वह नहीं कर सकेगा। एक्सप्लेनेशन इसके तहत दी गई है, और एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी दायित्व यानी ऑब्लिगेशन और कोलेटरल सिक्योरिटी और उस दायित्व के अधीन सक्सेसिव क्लेम बनते हैं तो वह समझा जाएगा कि वे एक ही वाद कारण गठित करते हैं। जैसे ए ने बी को 1200 रुपये में साल के हिसाब से मकान किराए पर दे दिया, और बी की तरफ 2006, 2007 या 2008 या इसे समझें कि 2017, 2018, 2019 का किराया ड्यू है और उसने नहीं दिया है, तो ए ने 2018 के किराए की अदायगी बारे मुकदमा कर दिया और दो जो है 17 और 19 के बाबत नहीं किया, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस क्लेम को छोड़ दिया और उसके बारे में वह बाद में सब्सिक्वेंट दावा नहीं कर सकता। वेयर प्लेंटिफ ओमिट्स टू शू इन रिस्पेक्ट ऑफ or intentionally relinquishes any portion of his claim, he is debarred afterwards to sue the same या in respect of that portion। अब जो है ऑर्डर 2 रूल 3 ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, जहाँ बहुत काज ऑफ एक्शन है, इस बात को छोड़कर जो अन्यथा कही गई है, यानी ऊपर जो ये बातें आई हैं, ये बात को छोड़कर जो अन्यथा कही गई है, वादी उसी प्रतिवादी या उन्हीं प्रतिवादियों के खिलाफ कई वाद हेतु एक ही मुकदमे में संयोजित कर सकता है, ज्वाइंट कर सकता है। 2 का 3 का 2 जहाँ वाद कारणों को संयोजित कर दिया या इकट्ठा कर दिया, वहाँ न्यायालय की अधिकारिता यानी जुरिडिक्शन उन सभी चीज़ों की कीमत मूल्य पर निर्भर होगी जो वाद की तारीख वाले दिन है। यानी मान लिया कि जुरिडिक्शन टेरिटोरियल के बजाय कितने रुपए तक का मुकदमा न्यायालय सुन सकता है, तो उस जुरिडिक्शन को फैलाने के लिए जो वो उस समय वाद मूल्य होगा उस हिसाब से या उन अनुतोषों के हिसाब से वो वाद मूल्य फैलाया जाएगा और उस दिन जो बनता होगा उसके आधार पर मुकदमा किया जाएगा। किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ में सिविल जज जूनियर डिवीज़न को भी वो क्षेत्राधिकार है जिसमें ये पावर अनलिमिटेड है, यानी कितने ही रुपए का मूल्य का मुकदमा हो उसको छोड़ने का अधिकार है। बाकी यह हर स्टेट में जुरिडिक्शन अलग अलग दी गई है, इसलिए नेट के ऊपर इसे चेक कर लें कि किस प्रदेश में कितने रुपए तक की जुरिडिक्शन का मुकदमा कौन ऑफिसर, कौन न्यायिक ऑफिसर सुन सकता है। तो यदि 5 वादी एक प्रतिवादी को अलग अलग अपनी फसल बेचने का एग्रीमेंट करते हैं और वो 5 सुविधाओं के भंग होने की सूरत में क्षतिपूर्ति के लिए 5 मुकदमे करेंगे, एक वाद नहीं होगा। अब ऑर्डर 2 रूल 4 क्या कहता है कि बिना न्यायालय की अनुमति के अचल संपत्ति के कब्जे के लिए वाद हेतु को ज्वाइंट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट मीन प्रॉफिट। जैसे एक आदमी ने ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्जा कर लिया और वो उसको कास्ट कर रहा है, तो इसमें क्या शामिल कर सकते हैं, मीन प्रॉफिट, एरियर ऑफ रेंट इसको जोड़ा जा सकता है, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट उसको जोड़ा जा सकता है, या ऐसा दावा जिसमें क्लेम उसी वाद हेतु पर आधारित है, जैसे चल और अचल दोनों संपत्तियों की प्राप्ति का संयोजन।
तो इसके ऊपर मैं आपको केस लॉ बताना चाहूँगा, और वो है AIR 1972 बम्बई 326 शंकर लाल लक्ष्मी नारायण राठी आदि बनाम गंगा बिशन मणिकलाल। ये केस जो है इसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। अब ऑर्डर 2 रूल 5 की बात हम करते हैं। क्लेम बाई आर अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर HEIR हेयर जो है, इस नियम का उद्देश्य एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या एयर को अपने वसीयतकर्ता की असेट को स्वयं अपने धन में शामिल करने से रोकना है। अब ऑर्डर 2 रूल 6 क्या कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू सेपरेट ट्रायल्स, जहां देरी हो या असुविधा की स्थिति हो और कई वाद हेतु शामिल किए गए हों, तो न्यायालय को ये पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर सकती है। अब ऑर्डर 2 रूल 7 ऑब्जेक्शन टू मिसजॉइंडर, यानी मिसजॉइंडर का ऑब्जेक्शन जो है वो हमने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर करना है। यदि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि हमने उसको वेव कर दिया है। और इस प्रकार से इसमें 7 रूल थे ऑर्डर 2 के तहत। आज इतना ही। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।